आपके नाम पे पता नहीं कितने सारे बच्चे लपेट लेंगे। फिर हमने पढ़ाया था पूरा साल से कि बच्ची हमारी पढ़ी यूट्यूब से थी, है ना। तो डोंट गो फॉर एनीथिंग एंड डोंट टेक एडमिशन एनीवेयर। कोई बच्चा ना अभी प्राइवेट में एडमिशन मत ले लेना घबरा के। एक तो तुम कैसे सोच सकते हो तुमसे अभी नीट क्रैक नहीं होगा। तुम में से कितने बच्चों को तो नीट क्रैक करना भी नहीं है, वो ना किसी को नर्सिंग में जाना है, किसी को फार्मेसी में जाना है, तो सबको तो नीट क्रैक करना ही नहीं था। तो अभी कैसे सोच सकते हो कि तुम्हें सीट नहीं मिलेगी। क्या बात कर रहे हो। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगर तुम 5 महीने अच्छे से पढ़ रहे हो तो तुम्हारा गवर्नमेंट सीट कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी ना, क्योंकि सीयूटी का एग्जाम मई के एंड में आता है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई के एंड में सीयूटी का एग्जाम में अभी भी 4 महीने है। तुम वो क्रैक कर लोगे तो तुमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाएगा। बहुत सारे कोर्सेज के लिए ओपन हो जाता है, कोई जरूरत नहीं किसी के ट्रैप में फंसने की। ओके, प्राइवेट में एडमिशन लेने से पहले बात कर लेना, ठीक है। मैम। चलो लेट्स मूव ऑन। सो हम लोगों ने कल पेपर डिस्कस किया था, मॉडल पेपर आपका, राइट। यो मैम। मैं एक बार मॉडल पेपर खोल लेती हूँ, फिर मैं ना सीधा उस पर चलेगी। आ गया मॉडल पेपर, कहाँ है हमारा मॉडल पेपर। हाँ जी, ठीक है। तो देयर वर सम कॉमन थिंग्स जो मैंने, हाँ मनीषा बोलिए बेटा। मैम आपने बल्कि आपने बच्चों को ऐसे फोन करने के लिए क्यों बोला था? मुझे कुछ काम था उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था काफी टाइम से ना। वी ट्राइंग टू कांटेक्ट देम, उनसे कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था, तो वी वांट टू नो ना कहाँ चले गए। अब अच्छा बच्चा तो एकदम से गायब कहाँ हो गया, ये दिक्कत है मेरी। हाँ, तो कोमल मैम लीव पर है ना, इसलिए मैं कर रही थी। हाँ, इसलिए हम टीचर्स ने बांट लिया था, वैसे कोमल मैम देखते ही। अच्छा, आप लोगों को मैंने आंसर्स भेज दिए, जिन जिन बच्चों ने मुझे आंसर लिख के भेजे थे, राइट, 12 बजे से पहले। जिसने बेटा मेरे को आप भेजे, अब मैं तेरा पेपर चेक नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि थोड़ी तो पंचुअलिटी होती है। कोई जेन्युइन रीजन था तो मुझे बता देना। ये वाला पेपर डिस्कस करा था हमने, राइट, इसी पे आपको करना था। यस मैम। तो कुछ कॉमन पॉइंट्स थे, कॉमन मिस्टेक थी जो मैं बता दूं, मतलब मिस्टेक नहीं थी पर आप लोग उसको कर सकते हो, ठीक। जैसे जब भी आप कोई पेपर करते हो, रुक जा यार, स्क्रीन बुलाना पड़ेगा, स्क्रीन से उठाना पड़ेगा, स्क्रीन से उठाना पड़ेगा। बेटा जब भी आप पेपर करते हो ना, तो जैसे मैं दिखाती हूँ, ये दिख रहा है आपको, ये जो क्वेश्चन लिखा आपको दिख रहा है, एक ही लाइन के अंदर लिखा हुआ है। यो मैम। एक ही लाइन के अंदर लिखा हुआ है। तो जब आप ऐसे पेपर लिखते हो ना, इट लुक्स बेटर, आपका आंसर बेटर लिखता है। तो आप लोगों ने कैसे किया था मैं आपको बताती हूँ। जो मैंने मैक्सिमम बच्चों के अंदर देखा कि आपकी एक लाइन यहाँ पर होती है ना, आपकी शीट जहां तक मेरे को पता है कि ऐसी अभी भी आईटीएस ऐसी मिलती है, ऊपर एक लाइन होती है, ऐसी होती है ना शीट्स आपकी। यस मैम। बेटा तो क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका, जैसे मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के मेरे 3 पार्ट थे, तो मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन तो तुम लिखते नहीं आंसर शीट पे, तो यू विल राइट आंसर नंबर 1। अब आंसर नंबर 1 का तो फर्स्ट पार्ट कर रही है ना, तो उसको यहीं लिख दे फर्स्ट पार्ट। अगर सेकंड कर रही है तो यहाँ लिख दे सेकंड पार्ट। थर्ड कर रही है, थर्ड पार्ट लिख दे। अगर उसमें एबीसीडी ऑलरेडी देखा रखा है तो एबीसीडी का पॉइंट में लिखो, वो तुम्हें देखना पड़ेगा। पर ये वाली बात ना इस लाइन के अंदर रखो, इसको बाहर लिखा होता है। जैसे कुछ बच्चों ने लिखा था आंसर 1, उसके बाद उन्होंने लिखा था ऐसे, मैं बताती हूँ 1, फिर उसके बाद ऐसे स्टार बनाया हुआ था और फिर लिखा था। तो ये इसकी जरूरत नहीं थी। आपने आंसर सही से लिख दिया ना, किसका आंसर लिख रहे हो, वो सफिशियंट था, बाहर लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज क्या है, आप लोग ना एक लाइन यहाँ पे खींच लो, बहुत बड़ी लाइन मत खींचना। बड़ी लाइन इन द सेंस ऐसे मत करना, इतना एरिया पे तो शीट बची कुछ नहीं, तुम तो शीट ही खा गए सारी। इतना बड़ा एरिया मत खींचो, लेकिन एक ना लाइन खींच लो जो कॉर्नर से थोड़ी अंदर हो, ठीक है। इससे क्या होगा, अब जब तुम आंसर लिखोगे तुम्हारे सारे आंसर इसी के अंदर होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहली लाइन लिखी, मेरी सारी पहली लाइन इससे बाहर नहीं जाएगी, है ना। तो जब मैं आंसर लिखती चली जाऊंगी ना और मैं एंड में इसको देखूंगी, देन यू विल सी सारे जो लाइंस हैं वो इस एंड तक गई है। कुछ बच्चों ने आंसर कैसे लिखा था मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये फर्स्ट लाइन उसने पूरी लिखी, उसने लाइन तो लगाई नहीं थी। फिर सेकंड लाइन उसने यहाँ तक लिखी, फिर थर्ड, चलो अगर एक लाइन खत्म हो गई उसको लाइन छोड़ के लिखना है, देन आई अंडरस्टैंड। लेकिन उसने ना कुछ लाइन यहाँ पर छोड़ दी, फिर कुछ लाइन बिल्कुल आगे चली गई, फिर कुछ लाइन यहाँ पर छोड़ दी, फिर ऐसे कर दी। ये बड़ा ही डिसओरिएंटेड सा लगता है। अब खुद देखो शीट बहुत डिसओरिएंटेड लगती है, आंसर्स अच्छे नहीं लगते, आपकी हैंडराइटिंग गंदी लगने लग जाती है। तो ऐसे मत लिखा करो, ठीक है। एक लाइन खींच दी और उसी लाइन के बीच में इसको लास्ट तक ले जाओ ना। हाँ, नहीं जा रही लाइन तो बात अलग है, आंसर लास्ट लास्ट लाइन तो आपके ऑब्वियसली कहीं भी खत्म हो सकती है, लेकिन पहले वाली तो जा सकती है ना। तो इनके बीच में आंसर लिखा करो, ये देखने में अच्छा लगता है, समझ आई। यस मैम। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन में ये कुछ बच्चों की प्रॉब्लम थी, डायग्राम मैंने आपको बता दिया। बाकी इंडिविजुअल जो प्रॉब्लम थी वो आई थिंक मैंने सबको एक्सप्लेन कर दी है। एक बच्ची रहती थी, यस मैम।
है ना, उसको मैं भेज दूंगी बेटा। उसके बाद सॉरी मुझे किसका था, एक बच्ची रहती है, दो कहाँ से होगी? मैम मैं थी। क्या नाम है? मन्नू। मन्नू। हाँ मनीषा, तुम्हारा थोड़ी रहता है। मैम आपने मेरा देख लिया था पर आपने कुछ बताया नहीं। यस मैम मेरा भी। अच्छा ओके, तेरा भी मिस हो गया, ठीक है। मेरे को इसके बाद वो भेज देना, माय पेपर इज पेंडिंग, ठीक है। मेरे को यो पता मैम। है एक्चुअली क्या हुआ, बहुत सारे आंसर्स है ना दोनों बैचेस के, तो कुछ बच्चों का क्योंकि सीन हो गया ना, उसके बाद मुझे पता नहीं चला कि किसका रह गया पीछे, बहुत सारे मैसेज हो गए थे, राइट। तो मुझे प्लीज भेज देना, मैं आप दोनों का चेक कर दूंगी पर और किसी का नहीं, क्योंकि तुमने तो टाइम से भेजा था। अब एक बार मैं बता देती हूँ उसमें से आंसर, देखो क्वेश्चन नंबर 31 था, राइट वर्लहॉर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन। बच्चे ने में आंसर लिखा था, आंसर नंबर 31। देखो इसमें साफ लिखा है ए, तो मैं लिखूंगी यहाँ पर, बहुत अच्छे से मैं लिखूंगी आंसर नंबर, या आंसर नंबर 31 का ए यहाँ पे लिखूंगी। अगर फिर भी ए लिखना तो यहाँ बाहर लिख लो, लेकिन उसके आगे तारा मत बनाओ यार, उसकी जरूरत नहीं है ना। तुमने क्लियर लिख लिया ना, क्लियर रखो अपने आंसर शीट को। ए राइट वर्लहॉर्स्ट लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन, तो वर्लहॉर्स्ट लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन आप एटलीस्ट उसके हेडिंग दो और उसके बाद आप इक्वेशन लिखो। तो इक्वेशन उड़ी हुई थी किसी की, पता नहीं उसने कैसे लिखी थी, लिखी सही थी पता नहीं कैसे लिखी थी, एकदम घुसा के बीच में। अबे आराम से लिख लेना, दो तीन लाइनें हैं तो उसके अंदर अच्छे से लिख लो इक्वेशन। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, सीधी सीधा आपको इसमें नंबर मिल जाते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। उसके बाद था एन ऑर्किड इज ग्रोइंग ऑन ए ब्रांच ऑफ ए मैंगो ट्री, व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज दिस। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, नेम ऑफ द इंटरेक्शन, ठीक है। नेम कौन सा है ये, कौन सी इंटरेक्शन है ये? ओके कोमेंजलिज्म। कोमेंजलिज्म। फिर आप एक्सप्लेन करोगे, तो इसमें क्या किया था बच्चे ने, पहले नाम लिखा, तो आंसर लिखा, आंसर को आपने सीधा लिखना था कोमेंजलिज्म, ठीक है, कोमेंजलिज्म। और उसके आगे उसकी लिखनी थी डेफिनेशन, ठीक है। कोमेंजलिज्म की डेफिनेशन लिख दी बी वाले में। फिर मैंने एक लाइन छोड़ के लिखा फॉर एग्जाम्पल, और फॉर एग्जाम्पल लिखने के बाद मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगी, समझे? यो मैम। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू राइट डाउन। Now write two methods by which plants protect themselves against herbivory. So आप लोग कैसे लिख रहे हो कि जैसे क्वेश्चन में लिखा है टू मेथड ना, तो आप स्पेसिफिकली लिख रहे हो कि टू मेथड टू प्रिवेंट हर्बिवोरी। ये बिल्कुल तुमने क्वेश्चन की लाइन उठा दिया है, इतनी डायरेक्ट क्वेश्चन की लाइन मत उठाओ। तुम लिख दो मैथ, सबसे पहले तुम इस क्वेश्चन में लिखोगे मीनिंग ऑफ हर्बिवोरी, ठीक है। डेफिनेशंस लिख लिया करो, नंबर काट सकता है कोई टीचर, ठीक है। तो आंसर नंबर 31 का सी, सबसे पहले यू विल डिफाइन हर्बिवोरी, हर्बिवोरी का क्या मतलब होता है, उसकी तुमने डेफिनेशन लिख ली। फिर उसके ऊपर फॉलोइंग आर द मेथड्स टू मेथड यूज बाय प्लांट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट हर्बिवोरी। उसके अंदर पहला पॉइंट आपने बना लिया। अब इसमें एबीसीडी लिखा है तो 1 2 3 लिख सकते हो, अगर इसमें 1 2 3 लिखा होता तो यहाँ एबीसीडी यूज करना है। तो 1 पॉइंट आपने लिख दिया स्पाइन्स होते हैं, सेकंड पॉइंट आपने लिख दिया वो केमिकल सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिक यो लाइन मत उठाओ क्वेश्चन से ना, तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये जैसे 2 पॉइंट पूछ रहा तो आंसर में ये मत लिखो टू एग्जैक्ट 2 पॉइंट्स, राइट, समझ आई बात? यस मैम। ये कॉमन सी मिस्टेक थी आप लोगों की, बाकी ठीक था आंसर, आंसर तो अच्छे किए थे आपने। एक कॉमन मिस्टेक थी काफी सारे बच्चों की कि आपने पॉजिटिव एजेंट लिखा और आपने उसको अंडरलाइन नहीं करा, है ना। जैसे सैल्मोनेला टाइफी है, मैं पूरा लिख रही हूँ सैल्मोनेला टाइफी, तो पहले तो ये अलग अंडरलाइन होगा, ये अलग अंडरलाइन होगा ना, साइंटिफिक नेम है तो साइंटिफिक नेम अंडरलाइन करने हैं, नंबर कट जाएंगे इसमें, गलत लिखा है वो तुमने, जिसने भी अंडरलाइन नहीं करा। एक और कॉमन मिस्टेक थी कि आप लोगों ने जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आंसर लिखा है ब्लू पेन से, बेटा एक मिनट, ब्लू पेन से आंसर लिखा मैंने, तो मैं जब उसको अंडरलाइन करूँ तो वो मैं ब्लू पेन से कर लूँ। तुम पता है क्या करो, पहले तुम आंसर लिखो पूरा, मैं लिख लिया ये मेरा सारा आंसर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई एंटायर आंसर। आपका आंसर खत्म हो जाता है ना, आंसर को रीड करना होता है, रीड करना जरूरी होता है, आपको पता चलता है क्या मिस्टेक हुई है। तो जब आप रीड करोगे ना, फिर उठाओ ब्लैक पेन और उससे अंडरलाइन करो। किसी ने मार्कर भी यूज करा था, मार्कर नहीं यूज करना है, शीट के पीछे छप जाता है वो, पिछला आंसर गलत दिखेगा। तो जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको मैंने अलग से फिर ब्लैक पेन से अंडरलाइन किया। तो ब्लू एंड ब्लैक पेन आर सफिशिएंट, आपकी शीट सुंदर लगती है। एंड में उसको पढ़ने के टाइम पर अंडरलाइन किया करो। एक बच्चे ने ये किया था, जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे उसको उसने रोक कर ब्लैक पेन से लिखा, बेटा तू कितनी बार पेन बदलेगी ना, तेरा टाइम खराब होगा। तो एक ही पेन से लिख, ब्लू पेन से लिखते, फिर जब उसको रीड करेगी तब ब्लैक पेन से उसको फटाफट अंडरलाइन कर, समझे? यो मैम। ठीक है। तो बीच बीच में रुक के ये अलग पेन से लिखोगे, एक ही बच्ची थी बट उसको उसका टाइम ज्यादा लग गया होगा, ऑल्दो उसके आंसर्स बहुत अच्छे थे। क्लियर आपको कॉमन मिस्टेक? अब बताओ किसको डाउट था?
एक बच्ची का हाथ खड़ा था, नहीं। तो ये कॉमन मिस्टेक्स थी जो आपने की, बाकी आपने आंसर्स अच्छे किए थे, दैट इज गुड। आज का होमवर्क लिख लो जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये होमवर्क मुझे कब चाहिए मैं बता देती हूँ आपको। आज आपके होमवर्क का टाइम है, मुझे आपने आंसर ये वाला जो मैं बोलूंगी ना ये आपने आज पढ़ना है, लेकिन क्वेश्चन आपने कल करना है। तो ये ओपन बुक क्वेश्चन नहीं है, ये मेमोरी है कि आपने कुछ चीज पढ़ी, अब बाद में आप आंसर कैसे डिजाइन करते हो, ठीक है। तो बुक खोल के नहीं लिखना है। तो आज आप ये टॉपिक पढ़ के जाओगे, मैं टॉपिक बताऊंगी, वही टॉपिक पढ़ना है, वो टॉपिक पढ़ के सोगे, तो सोने से पहले सबको पढ़ना है। उसके बाद आप सुबह उठोगे, बिना टॉपिक को देखे आप सीधा आंसर सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर आप लिटरली जानना चाहते हो ना कि आपको कितना याद रहता है और आप क्या भूलते हो और आप क्यों भूलते हो, तो आपको ये एक्सरसाइज ऐसी करके आनी है। देखो अगर बिल्कुल सही आंसर लिख के आओगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल गलत लिख के आओगे मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता चले कि तुम्हारी आंसर राइटिंग में तुम्हें पूरे मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे, है ना। तो अगर तुम ईमानदारी से करोगे मैं तभी एनालाइज कर पाऊंगा, तुम मुझे झूठ बोलोगे तो मैं कर नहीं पाऊंगी, मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। सो आई डोंट वांट परफेक्ट आंसर, मेरे को पता है परफेक्ट आंसर नहीं आएगा किसी भी बच्चे का, अगर आप एक्चुअल में रियलिटी में खुद से कर रहे हो, और ना देख के टीचर को पता भी चल जाता है, ठीक है। तो पहली बात तो अगर कोई भी बुक देख के करेगा तो मुझे आंसर मत भेजना, मेरे को इरिटेट मत करना, अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं डांटने वाला मैसेज भेजूंगी, है ना। तो ईमानदारी से करना है। तो आज तुम वो टॉपिक पढ़ के सोगे, क्योंकि आज तुम्हारे में से वैसे भी एक्स्ट्रा क्लास है नहीं, आज टॉपिक पढ़ के सोगे। कल सुबह जब तुम उठोगे, उठते ही सबसे पहली चीज, ब्रश बाद में करना है, सबसे पहली चीज तुम वो 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्लियर। Yes, ma'am. उनका आंसर नोट करो, किस टाइम पीरियड में भेजोगे, जो टाइम है उसी में भेजना है, उसके बाद भेजोगे मैं चेक नहीं करूंगी, एज क्लियर एज दैट। 6 AM से लेकर मुझे आंसर चाहिए 9 AM के बीच में, ओके जी। मैम। चाहे 6 से पहले भेज दो अगर कोई बच्चा जल्दी उठता है, हो सकता है कोई बच्चा बेचारा जल्दी उठता हो, पर 9 AM से पहले, अगर 9 AM के बाद भेजोगे मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगी, मैं चेक नहीं करूंगी, सिंपल, ठीक है। यो क्वेश्चन यो क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ बेटा बोल। मैम हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे नॉर्मल पेन से बॉल पेन से आंसर लिखा पहले और उसके बाद ब्लैक स्केच से उसको जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको अंडरलाइन कर ले। हाँ, पहले नॉर्मल अपने ब्लू पेन से आंसर लिखा, फिर जो लास्ट में इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर ले, करेक्ट। यस मैम। ऐसे ही करना है, ऐसे ही सही रहेगा, है ना। एक सेकंड में जरा फोन से ज्वाइन कर लूं, मुझे दिख नहीं रहा है कौन हाथ खड़ा कर रहा है। ओके बेटे, देखो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, अंडरलाइन कर लो, ये क्वेश्चन आपको करके आना है। टॉपिक पढ़ना क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ के आना है, ये ठीक है, ये टॉपिक, इसका डायग्राम पढ़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6 करना है आपको। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन मैं मॉडिफाई कर रही हूँ। व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, ये ऊपर लिखा है क्या, ट्रिपल फ्यूजन वाला दे दिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 11 मॉडिफाई कर रही हूँ, लिख लो, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन, क्या होता है। बाकी का क्वेश्चन सेम, वेयर एंड हाउ डज इट टेक प्लेस, नेम द न्यूक्लियर इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। इसको यो modify- यो यो मैम। क्वेश्चन नंबर भी कर दो। अभी नहीं करना, बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड पार्थिनोकार्पी, रुको, लास्ट क्वेश्चन है ये करना है डिफरेंशिएट वाला, इसके अंदर ऐड करो, ई वाला है ये क्वेश्चन, कितने मार्क्स में बता देती हूँ। इसमें लिखो एपोमिक्सिस एंड पार्थिनोकार्पी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का ओवरऑल, अब खुद डिवाइड कर लेना कि एग्जैक्टली
कितना किस में लिखना है। ओके, Yo-yo. इतना भी करके आओगे तो ये चैप्टर वैसे ही प्रिपेयर हो जाना है। ठीक है, तो अभी आपको ये रीड करके छोड़ने हैं टॉपिक। कल सुबह आप उठोगे 6 बजे 7 बजे जितने बजे भी, सबसे पहले आप यही क्वेश्चन निपटाओगे। क्लियर? Yo-yo, ma'am. yo ma'am. चलो अब ऊपर आते हैं, अब क्वेश्चन वाइज इसको चैप्टर को रिवाइज करते हैं। तो एंजियोस्पर्म के पार्ट्स तो हमने देख लिए थे, ठीक है, हमने मेल वाले पार्ट को कवर कर लिया था। तो मेरे को बताओ क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो सारे और मुझे आंसर बताओ। अगर तुम मेल वाला पार्ट पढ़ा था हमने और रिवाइज करके आए हो तो बताओ मुझे क्या ऑर्डर होगा। अपनी कॉपी में सॉल्व करो फटाफट। पहले कौन सा वर्ड आएगा, लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा, फटाफट। ये टॉपिक हमने करा है। हाँ मनीषा बोल। मैम आप रिपीट कर दोगे? क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको कॉपी में फटाफट सॉल्व कर, फिर आंसर करेंगे क्योंकि ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 ये अभी सोल्व करके बताना है? हाँ अभी सॉल्व करना है बेटा। ये वाला आंसर नंबर 3। रेज योर हैंड जो मेरी हेल्प करेंगे। हाँ नहीं, हाँ बोल बेटा। मैम सबसे पहले स्पोरोजिनस टिश्यू, उसके बाद पोलर मदर सेल। सबसे पहले स्पोरोजिनस टिश्यू, हमने पहले टिश्यू लिया, उस टिश्यू में से कुछ सेल्स ने डिसाइड करा, वैसे सारे सेल अल्टीमेटली डिसाइड करेंगे, पर कुछ सेल ने डिसाइड किया हम पोलन ग्रेन में चेंज होंगे, तो वो सेल्स को हम क्या बुलाएंगे, पोलन मदर सेल। फिर हम पोलर मदर सेल में मियोसिस होगी और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। मियोसिस हो जाएगी इनमें 2 बार, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, एक ही मियोसिस होती है, तो मैं मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 लिख दूं, और फिर बनेंगे हमारे क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे हमारे। टेट्राड का मतलब होता है ऐसे एक सेल बनेगा जिसमें 4 न्यूक्लियस दिखेंगे, और सारे के सारे डेवलप हो जाएंगे इनटू पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन। बेटा यही सही बोला इसने? Yo-yo, ma'am. Yes, तो ये ma'am. हमने पढ़ लिया था और इससे हमारा क्वेश्चन भी हो गया, राइट? तो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फटाफट जिन बच्चों ने नहीं लिखा फटाफट आंसर लिखो। थे एकदम सही जिन्होंने करा, वेरी गुड, शाबाश, गुड। अब हम फीमेल वाले पार्ट के पास जाएंगे। बेटा हाथ नीचे करो। फीमेल वाला पार्ट को एक बार रिकॉल करते हैं। देखो उसी से हमारा नेक्स्ट के 2-3 टॉपिक कवर हो जाएंगे, ठीक है? ये 4th 5th 6th क्वेश्चन फीमेल वाले पार्ट से कवर हो जाएगा। आज हमने फीमेल वाला पार्ट ही करना था ना, चलो चले। Yo-yo, ma'am. अब मेगास्पोरोजेनेसिस इज नोन एज द फीमेल। Yes, ma'am. फीमेल में किस तरीके से एग की प्रोडक्शन होती है, ठीक है? एग को हम ओव्यूल भी बुलाते हैं। तो मेगा मतलब हमने फीमेल वर्ड याद रखना है, हमने ऊपर लिखा था ना बुक के एनसीईआरटी में। छोटे छोटे जो वर्ड्स है ना, इन छोटे छोटे वर्ड से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत आराम से चौथू क्वेश्चन आ सकता है, नीट में भी आ सकता है। तो हम कर लेते हैं। मोनोकार्पुलरी का मतलब होता है फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे क्या बुलाते हैं? गायनेशियम। गाइनोशियम। और उस एक स्ट्रक्चर को जिसमें ऐसे ये होता है, ऐसे ऐसे होता है, स्टिग्मा स्टाइल Pistil. ओवरी होते हैं, इसे हम बुलाते हैं पिस्टिल। Crystal या कार्पल? कार्पल, है ना? तो अगर किसी फ्लावर में एक ही पिस्टल है तो उसे अपन बोलेंगे मोनोकार्पुलरी। एक से ज्यादा है मल्टीकार्पुलरी, है ना? बहुत सिंपल वर्ड है। अगर उसका ये पिस्टल जो है वो फ्यूज्ड है, ऐसे चिपका हुआ है, तो अपन उसको बोलते हैं सिन। सिन का मतलब होता है फ्यूज, लिख लो यहाँ पे फ्यूज। और अगर इसी का खुला है दैट इज एपो। एपो मतलब फ्री है, बिल्कुल, राइट? तो इन वर्ड्स का मतलब इसके साथ ही लिखा, और ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके 3 पार्ट होते हैं। ऊपर वाला जिसके ऊपर पोलन ग्रेन आके गिरेगा दैट इज स्टिग्मा, नीचे वाला ऐसे स्टाइल, ओवरी। Ovary. शाबाश, इतना सा बात है।
अभी बात करते हैं ओवरी के अंदर ओव्यूल पड़ा है ना। हाँ बेटा बोल। मैम जैसे कि उन्होंने बताया कि सिनकार्पस, तो इसमें ओव्यूल वगैरह जो सारा पार्ट आता है वो सारा मतलब कि फ्यूज्ड होगा। ओव्यूल का पार्ट अपना अलग होता है, ऐसे करके वो ऊपर से फ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होती है, इसलिए तो सिर्फ नॉर्मली सिनकार्पस लिख दिया। तो इसने बोला ना पिस्टल मूव, अगर पिस्टल फ्यूज है तो पिस्टल बेशक फ्यूज होगी, लेकिन हर एक ओव्यूल अपना अपना होगा, ऐसे नहीं ओव्यूल फ्यूज हो जाएगा। ठीक है। यस मैम। तो अगर ऐसा हो सकता है कि एक ही ओवरी के अंदर हमारे बहुत सारे ओव्यूल हो, जैसे लेमन खाया, यस मैम। यस बहुत मैम। सारे seed होते हैं ना, यो मैम। तो ओव्यूल से बनते हैं, तो वो बहुत सारे सीड एक साथ ऐसे पड़े हैं। तो फ्यूज मतलब ये मत समझ लियो कि ओव्यूल फ्यूज हो गया, पर हाँ पूरा का पूरा पिस्टल फ्यूज हो सकता है, लेकिन उसके ओव्यूल अलग अलग ही पड़े होंगे। ओके यो मैम। ठीक है। अब वो बताते हैं कि जो ओव्यूल है वो किसके साथ अटैच होता है। ओव्यूल इज अटैच टू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा। विद द हेल्प ऑफ, ये है प्लेसेंटा। फ्यूनिकल। हाँ हाँ। ये होता है हमारा फ्यूनिकल, और इससे अटैच होता है हमारा ओव्यूल, है ना। यो मैम। हम जो डेवलपमेंट करते हैं उसमें हम बस एक ही एक्सेल बनाते हैं ना, एक ही ओव्यूल के बनाते हैं डेवलपमेंट, तो उसमें पहले मोनोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक वर्ड उसके अंदर आता है। ठीक है, मोनोस्पोरिक लिखा है। लेट्स सी, ये वाला डायग्राम निकालो सारा। यो मैम। यो मैम। अरे पता नहीं लोड क्यों नहीं होता, कुछ समझ नहीं आता। तुम्हें दिख रहा है क्या क्लियर? नो मैम। मुझे नहीं दिख रहा, इस चक्कर में तो मैंने अलग अलग शीटें खोली है, ये लोड हो जाए, हो नहीं रहा, बहुत प्रॉब्लम है। कल से मैं प्रेजेंटेशन में इसको लेके आऊंगी, ठीक है। ऐसे एनसीईआरटी ना दिक्कत दे रही है। लेट्स वेट। हाँ बेटा देखो, सबसे पहले हिबिस्कस है, पहले वाला आपको बहुत आराम से हिबिस्कस मिल जाएगा। दिस इज अ मल्टी कैपिलरी कंडीशन है। देख ये वाली आपको सी वाली पिक्चर दिख रही है, मल्टी कैपिलरी, इसमें आपको कार्पस लग रहा है, नीचे की फ्यूज पार्ट है। एपोकार्पस, गाइनोशियम, माइशेलिया, माइशेलिया आप पढ़ते हो, छोड़ो अभी उसके अंदर नहीं आएंगे। देखो यहाँ पर एक वर्ड है जिसपे आपका ध्यान नहीं गया होगा, दैट इज एनाट्रोफस ओव्यूल। एनाट्रोफस ओव्यूल क्या है ये पूछा जा सकता है, ये भी पूछ सकता है बोर्ड, और नीट भी पूछ सकता है। एनाट्रोफस ओव्यूल होता है जिसका जो माउथ पार्ट है ना, खुला हुआ पार्ट जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं, वो ऊपर की तरफ है, तो पोलन ग्लैंड यहां से एंटर होगा। ठीक है, दिस इज एन, जिसका चलाजल है नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो दिस वुड बी लाइक, ऐसा समझो अगर ये मेरी ओवरी है ना, तो किस तरीके से लगा होगा, ऐसा, ऐसा लगा होगा, ये मेरा हो जाएगा माइक्रोपाइलर। ओके, कुछ इस तरीके से लगा होगा, समझ आई? यो मैम। अपोजिट बनाया है क्या? आपने, इससे अपोजिट नहीं बना दिया? नहीं, दिस इज करेक्ट। इस तरीके से दिख रहा है, ये ऐसे ही आएगा। ये डायग्राम थोड़ा वो है, कॉन्ट्राडिक्टरी है एनसीईआरटी के अंदर, जो है ना यही वाला पढ़ते हैं। ये ऐसा लग रहा है ना, उल्टा लटका। स्कूल में इससे ऑपोजिट बताया है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है उसको एनाट्रोपस बताया है, और जो ऊपर की तरफ है उसको ऑर्थोट्रोपस बताया है। यार मुझे तो ये याद है कि ऐसे ही जाता है, इसी को पढ़ाते हैं हम। मैंने तुम्हें क्लास में यही पढ़ाया ना, यही वाला ऑर्डर। यो मैम। यार तुम बोलते हो तो यार मैं चेक कर लूंगी, ये वाला चेक करना मुझे। मैम जिसकी ये बात करें उसमें तो हाइलम नीचे को होता है। एक बार मैं चेक कर लूं फिर, यस यस मैम। मैम। रुक जाओ, मेरे को फिर फोटो लेना, मैं भूल जाऊँ। ओके, मुझे ये वाला याद आ रहा है, तुम चेक कर लेते हो, तुम बोल रहे हो तो तुम भी कुछ सोच के बोल रहे होंगे, है ना, या तुम कुछ सीख जाओगे या मैं कुछ सीख जाऊंगी। चलो आगे आते हैं। अब आता है मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस पे क्वेश्चन अभी तुमको मैंने दिया ना, वही वाला पार्ट यहाँ आएगा। देखो फ्यूनिकल, सबसे पहले देखो इसमें तुमको क्या करना है, इसमें ना बहुत सिंपल चीज है, जो वर्ड्स है ना उसके मीनिंग पता होने चाहिए, और वर्ड जनरली आपके पोजीशन के बेसिस पे है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस पिक्चर को देख रहे, मैं ऊपर करूँ तो उल्टा नीचा हो जाएगा। देखो अगर ये माइक्रोपाइलर एंड है तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, इसको हटा देते हैं। अगर ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है तो एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट कौन सा एंड है, चलाजल एंड, है ना। और माइक्रोपाइलर एंड जो है वो एग्जैक्टली किसके पास है,
फ्यूनिकल फिलम। देख फाइलम के ये पास। ये नीचे जा रहा है, दिस इज फ्यूनिकल। यस फ्यूनिकल मैम। आगे जाके थोड़ा मॉडिफाई हुआ जिसे हम बोलते हैं हाइलम, और फिर उसके बाद जाके ये ओव्यूल आपको यहाँ बनता हुआ दिख रहा है ना, तो ये हाइलम के पास है। तो आपको ना डायग्राम सामने रख के इन लाइंस को पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी में ऊपर लिखा है ना, तो आपको जैसे नीचे वर्ड पढ़ा फिर एनसीईआरटी देखी, वर्ड पढ़ा फिर वो डायग्राम देखा, जब ऐसे देखोगे ना तो पोजीशन हो जाएगी, आपको इनकी बस पोजीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आंसर आपका अपने आप डिजाइन हो जाएगा। ओके, तो जब मेगास्पोरोजेनेसिस का आंसर लिखोगे तो इन पोजीशन को अच्छे से मेंशन करना, समझ आई? यो मैम। हाँ बेटा बोल, अब आता है सब। हाँ बोल बोल बोल। मैम जो ये एनसीईआरटी में बनाया है एनाट्रोपस, ही आपने मतलब ये उल्टा है ना एनसीईआरटी में? एक बार ये मैं तेरे को कल बताती हूँ, ठीक है, देख के एक बार मैं कंफर्म करके बताती हूँ, ताकि हमें कंफ्यूजन, मैं सारे ओव्यूल लिखाऊंगी ना तो सारे में कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो अभी परेशान यो अब मैम। हम इस प्रोसेस पे विच इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किया था, मेगास्पोरोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और बिग क्वेश्चन में आ सकता है। तो मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है कि मेगास्पोर का फॉर्मेशन होना, दैट इज मेगास्पोर का फॉर्मेशन। इस डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इस डायग्राम में याद क्या करना है बेटा कि कहां पर माइक्रोपाइलर एंड है और कहां पर चलाजल एंड है, क्योंकि देखो इस डायग्राम में एक चीज पुट्ठी हो जाती है, ये माइक्रोपाइलर ऊपर दिखा रहा है, ऊपर दिखा रहा है, ऊपर दिखा रहा है, ऊपर दिखा रहा है, यहाँ पर सडनली कहां दिखा रहा है, नीचे, नीचे। है ना। तो सब माइक्रोपाइलर को ऐसे पेन से लगा लो, क्योंकि यहाँ पर आके डायग्राम को ट्विस्ट कर देता है, तो यहाँ भलेखा लग जाता है, ऐसा लगता है कि ये जो सिनर्जिड सेल्स है वो एंटीपोडल्स में चेंज हो गए, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि डायग्राम एकदम से चेंज हो जाता है ना। तो सबके सब लाइन लगाओ माइक्रोपाइलर एंड के ऊपर, यो मैम। ठीक है। देखो ये डायग्राम प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि अगर मेगास्पोरोजेनेसिस आ गया तो तुमने ये डायग्राम सही बना दिया तो फिर बहुत मजे हो जाए, ठीक है, बहुत मजेदार हो जाएगा, फिर तुम्हारे नंबर तुम्हारे पास आराम से आ जाएंगे, राइट। तो मेगा जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुआ था उसी तरीके से मेगास्पोरोजेनेसिस होगा, ठीक है। इसके अंदर भी, उसके अंदर स्पोरोजेनस टिश्यूज थी, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं ऊपर उसको क्या बुलाते हैं, न्यू सेल्स। सेल्स में से कुछ सेल्स है जो मॉडिफाई होंगे और आगे एक्टिव फॉर्मेशन देंगे, तो सारे मेगास्पोर मदर सेल नहीं बने। उस वाले केस में, मेल के केस में सब बनते थे, इसके केस में नहीं बनते। तो जो सेल हमारा माइक्रोपाइल एंड की तरफ है वो सेल मॉडिफाई होगा और वो बन जाएगा, क्या बुलाऊंगी मैं उसको, मेगास्पोर मदर सेल। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल अंदर जाएगा और अब वो डिवाइड होना स्टार्ट होगा, तो ये एक सेल में डिवाइड हुआ, ये दूसरे सेल में डिवाइड हुआ, बाकी सारे सेल नीचे वो दिखाते नहीं है। तो ये बन गया मेगास्पोर डायड। अब यहाँ भी मेगास्पोर टेट्राड बनेगा, जैसे उसमें बना था ना मेल के केस में, यहाँ भी बनेगा। अब मेल के केस में क्या था, सारे के सारे टेट्राड किस में चेंज होते थे, पोलन ग्रेन। लेकिन फीमेल के केस में 3 जो होते हैं वो डिजेनरेट हो जाएंगे, यो मैम। तो ये 3 मैं कह देती हूँ डिजेनरेट हो गए, और ये वाला आगे जाके क्या बनेगा, मॉडिफाई होगा और ज्यादा डिवाइड करेगा एंड फॉर्म कर देगा आपका पूरा का पूरा एम्ब्रियो सेल, ठीक है। अब इस सेल में डिवीजन आपको दिखाएंगे, ये हो गई, ये होगी, बहुत सारी डिविजन होगी। फाइनली डिवीजन होने के बाद आपको स्टेज पर आना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ऐसा भी हो सकता है आपको सिर्फ ये डायग्राम बनाने के लिए आ जाए, पॉसिबिलिटी है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर मैं आपको एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक बोलूं तो दिस इज एन एम्ब्रियो सैक, बहुत अच्छे से बना हुआ है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या क्या होता है, आपका जो चलाजल एंड होता है उसके पास एंटीपोडल सेल्स होते हैं जिसका फंक्शन हमें नहीं पता एग्जैक्टली। उसके ऊपर ऑपोजिट होता है माइक्रोपाइलर एंड, जहां से कौन एंट्री करता है, पोलन ग्रेन। यहाँ आती है पोलन ट्यूब, यहाँ आती है जिसके थ्रू पोलन ग्रेन्स आते हैं। पोलन ट्यूब को बुलाता कौन है अपनी तरफ, ये फिलीफॉर्म एपरेटस। माइक्रोपाइलर एंड के पास हमारे पास क्या होता है, सिनर्जिड सेल्स। तो ये मेरे सिनर्जिड सेल्स है बड़े वाले, ये इनके न्यूक्लियस है, इनके वैक्यूल है। सिनर्जिड सेल्स में नीचे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रही है, यो मैम। फिलीफॉर्म अपैरेटस, फिलीफॉर्म अपैरेटस बुलाते हैं, ऐसे केमिकल सिग्नल भेजते हैं पोलन ट्यूब को कि मेरे पास है। इसी के ऊपर आपको एक्सेल मिलेगा जिसका नंबर ऑफ डाइप्लॉइड होगा, सॉरी हैप्लॉइड होगा, ये पोलाइडी इसकी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम n होंगे। सेंट्रल सेल, ये पूरा सेल इज अ सेंट्रल सेल, ये बहुत कंफ्यूजन आती है सबको, ये पूरा सेल इज अ सेंट्रल सेल। इसके अंदर आपको 2 न्यूक्लियाई मिलते हैं, इन दोनों न्यूक्लियाई, देखो न्यूक्लियस इज अ प्लूरल वर्ड, ध्यान से सुनना क्योंकि ये मोस्टली मैंने जितनों से अभी तक पूछा गलत ही बोल रहे हैं। न्यूक्लियस इज प्लूरल, सिंगुलर है। अगर ज्यादा न्यूक्लियस होंगे हमारे पास तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, न्यूक्लियाई। तो मुझे देख के बताओ वहां पर कितने आपको दिख रहे हैं, 2 है ना।
मैं सब कुछ मिटा दूं? तो अब हम ध्यान से इस पे फोकस करेंगे क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही ये है। देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है पोलर न्यूक्लियर 2 है, हर एक कितना है n, इसकी पोलैरिटी भी n और इसकी पोलैरिटी भी n, है ना, राइट? अब देखो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या हो गया था, इतने में मेगास्पोरोजेनेसिस एम्ब्रियो से डेवलप हो गया। अब व्हाट हैपन इन द फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, वेरी सिंपल। हमारा ये फीमेल का पार्ट होता है स्टिग्मा, इसके ऊपर आके कौन गिरता है? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इसके ऊपर आके गिरेगा, कोई भी सेल स्टेज में हो सकता है, 2 सेल या 3 सेल स्टेज में। जब पोलन ग्रेन इसके ऊपर गिरेगा तो वो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कर देगा, अगर वो इसके कंपैटिबल होगा, है ना। कंपैटिबिलिटी पिस्टल पोलन इंटरेक्ट करके कंपैटिबिलिटी देखते हैं कि अगर हिबिस्कस का फ्लावर है तो हिबिस्कस का पोलन ग्रेन है, तभी वो ट्यूब बनाने देगा। ट्यूब बनाने के लिए सेल कौन सा आगे जाता है? जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल ट्यूब बनाएगा और जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस नीचे आ जाएगा, ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, जनरेटिव सेल। अब जनरेटिव सेल के हमें चाहिए कितने न्यूक्लियस? 2। माइटोसिस, माइटोसिस एक बन करके कितने सेल बन जाएंगे? 4। तो हाँ बेटा बोल। अब मैं पोलन ट्यूब बड़ी सी बना रही हूँ, ठीक है, ये सब हमने करा हुआ है क्लास में, मैं एक बार रिकॉल करा रही हूँ। अब आपको पोलन ट्यूब में बहुत अच्छे से नीचे जाते दिखेंगे आपको 2 जनरेटिव सेल, है ना। और इन जनरेटिव सेल को अपन क्या बुला सकते हैं? मेल। मेल गैमेट। तो कितने मेल गैमेट हो गए मेरे पास? 2। 2। पोलैरिटी NN, ठीक है। अब हम जाते हैं फ्यूजन के पास, इसके पास आते हैं। फीमेल के पास कितने एग है? 1। एग है ना। तो एक मेल गैमेट क्या करेगा? एक मेल गैमेट आके यहाँ फ्यूज कर जाएगा एग के साथ, ठीक है, मेल गैमेट। तो पोलैरिटी कितनी हो जाएगी सेल की? 2N। हाँ, और इसी को अपन बुलाएंगे जाइगोट। यो आगे जाके प्लांट बनेगा। पर एक और मेल गैमेट था ना, वो किसके साथ जाके फ्यूज करेगा? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियर तो 2 अलग अलग न्यूक्लियाई है ना, किसके साथ फ्यूज करेगा फिर? जब अब ध्यान से सुनो, सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियाई। सुनो, जब पोलन ट्यूब बनी और वो न्यूक्लियस नीचे आ रहे थे ना, मैं दिख रही हूँ सबको? पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाते हैं, तो पोलर न्यूक्लियाई कर जाएंगे फ्यूज, और फ्यूज करके वो क्या बना देंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस, हाँ सेकेंडरी न्यूक्लियस। और इसकी पोलैरिटी क्या होगी? 2N। 2N, हाँ, राइट। तो सेकेंडरी, अब जो दूसरा मेल गैमेट था वो किससे फ्यूज करता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी? 3N, 3N। बोलेंगे प्राइमरी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बुलाएंगे, ठीक है। ये बड़ी छोटी सी बात है लेकिन बहुत क्वेश्चन बनता है इससे। अब देखो, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल गैमेट का फ्यूजन होना फीमेल गैमेट के साथ। तो फीमेल के एक एग के साथ मेल का गैमेट फ्यूज हुआ, तो एक बार फर्टिलाइजेशन यहाँ हुई, दूसरी बार ऊपर जो मेल का गैमेट फ्यूज हो रहा है ना, तो इसको भी फर्टिलाइजेशन कंसिडर करते हैं। कितनी बार फर्टिलाइजेशन हुई? 3 बार। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि मैंने जितनी बार आज तक तुमसे पूछा है 5 आवर्स में, मुझे किसी ने सही आंसर नहीं दिया, तो ध्यान से सुनना। जब क्वेश्चन आएगा डबल फर्टिलाइजेशन, तुमको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है कि मेल गैमेट एग से फ्यूज करा और मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करा, दिस इज डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन का क्या मतलब है? ट्रिपल फ्यूजन का मतलब है कि ट्रिपल फ्यूजन इज डिफरेंट। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब है फर्स्ट जो हमारे पोलर न्यूक्लियाई थे वो फ्यूज हुए, है ना, तो क्या हुआ? N+N हो गया, ठीक है। उसके बाद अब इस 2N के अंदर एक मेल गैमेट आ गया, वो भी N था, तो अब ये हो गया 3N। तो 3 न्यूक्लियस फ्यूज हुए ना टेक्निकली, तो हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, मतलब 3 न्यूक्लियस फ्यूज। ट्रिपल फ्यूजन में तुमको सिर्फ PEN वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, उसमें तुम्हें जाइगोट फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करना है, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन में दोनों प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, समझ आई? तो बहुत ध्यान से, इसका डिफरेंस बहुत माइनर है, ध्यान से लिखना किसके आगे क्या लिख रहे हो, क्लियर? हाँ बेटा बोल। मैम एक में अगर डेफिनेशन आएगी हमें डिफाइन करने को, तो मैम एक में हम सेकेंडरी न्यूक्लियस लिखेंगे और एक में पोलर न्यूक्लियर लिखेंगे।
दोबारा बोल, क्या डेफिनेशन आएगी? अगर मैम हमें डिफाइन करने आए ना कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है और ट्रिपल फ्यूजन क्या है, तो मैम हम ट्रिपल फ्यूजन में पोलर न्यूक्लियर लिखेंगे और डबल फर्टिलाइजेशन में सेकेंडरी न्यूक्लियस लिखेंगे। नहीं बेटा, अगर देखो डेफिनेशन आ गई ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन की, तो तू लिखेगी कि डबल फर्टिलाइजेशन में एग के साथ मेल गैमेट फ्यूज हुआ है एंड अच्छा सीधी सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। हाँ फिर तो लिख सकती है, सेकेंडरी न्यूक्लियर के साथ आपका मेल गैमेट फ्यूज हुआ है। ट्रिपल फ्यूजन में तो पूरा एक्सप्लेन करेगी ना कि पहले पोलर न्यूक्लियर फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस से मेल गैमेट फ्यूज होता है। तो जब अब सिर्फ ट्रिपल फ्यूजन एक्सप्लेन कर रही है तो वहां पर भी ये वाली सेकेंडरी न्यूक्लियस लिखेगी, लेकिन वो कैसे बना वो भी मेंशन करेगी। अगर सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन का पॉइंट लिखना है तो सेकेंडरी न्यूक्लियस से स्टार्ट कर सकती है। ठीक है यस मैम। प्रीति, समझ आया? यस मैम। ठीक, किसने पूछा था अभी? ये पायल ने? Yes, ma'am. ठीक है पायल, ओके। अब एक और आ जाता है 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल स्टेज। ये एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं आपसे, काउंट करके बताओ कितने न्यूक्लियस है इसमें? मैम किसमें? इसमें एम्ब्रियोसेक में मैम 8 Ma'am, 8. न्यूक्लियर। 2 सिनर्जिस्ट के, 1 एग के, 3 एंटीबॉडल के, 6 सेंटर में, 2 polar nuclei. 8 न्यूक्लियर। अब सेल क्यों कितने ये? होते हैं? तो 2 सेल सिनर्जिट के, 1 एग का सेल, 3 यहाँ पे, 3 सेल 6, एंटीपॉडल। और ये हाँ और और ये ये सेल तो एक ही है ना, तो दैट इज 7 यस मैम। तो आपको 7 न्यूक्लियर और 8 सेल, अगर 8 न्यूक्लियर और 7 सेल स्टेज एक्सप्लेन करने के लिए आए तो वो बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं एम्ब्रियोसेक। तो यहाँ पर आपको एम्ब्रियोसेक का डायग्राम बनाना है। लिख लो ये, मेक एम्ब्रियोसेक का मैम अगर सिर्फ डायग्राम। हाँ बोल मैम बोलो। अगर सिर्फ explain करने को आया तो हम एक्सप्लेन करेंगे, अगर डायग्राम बनाने को बोला तो हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे ना उसे। नहीं, अगर आपको ये क्वेश्चन लंबे क्वेश्चन में आ गया, जैसे 3 मार्क्स में आ गया, तो डायग्राम बनाएगी और एक्सप्लेन करेगी। अगर वहां लिखा ना सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट एम्ब्रियोसेक, देन यू ओनली रिप्रेजेंट एम्ब्रियोसेक, स्टार्टिंग लाइन देगी उसको, व्हाट इज एन एम्ब्रियोसेक, स्टार्टिंग डेफिनेशन देगी। ठीक है, यस मैम। क्लियर? अच्छा, पॉलिनेशन इज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक। पॉलिनेशन से आपका कंपैरेटिव क्वेश्चन भी आ सकता है और आपका एमसीक्यू भी आ सकता है। मुझे लगता है एमसीक्यू इज द पार्ट जहां से वो जनरली क्वेश्चन देते हैं, बता तो वहीं से है, बट आपको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। तो पॉलिनेशन का टॉपिक पर जरूर पढ़ना। पॉलिनेशन की डेफिनेशन बहुत इजी दे रखी है, एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ, बहुत अच्छे से दे रखा है। पॉलिनेशन वही कि आप पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करते हो फीमेल पार्ट के पास, दैट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन अलग टाइप की हो सकती है। ऑटोगैमी, एक ही प्लांट है, उसी का एक ही फ्लावर है, उसी के अंदर हो रही है, तो इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है गेटनोगैमी। गेटनोगैमी के केस में क्या होता है, एक ही प्लांट है लेकिन फ्लावर अलग अलग है, इसमें भी इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, लेकिन ये फिर भी बेटर है। लास्ट आता है जीनोगैमी, प्लांट भी अलग, फ्लावर भी अलग। ठीक है, तो जीनोगैमी इज लाइक पपीता, जिसके इसके एग्जांपल पढ़ते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आपका बनता है वो इसमें बनता है चैज्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर में। ठीक है, तो इट इज चैज्मोगैमस। चैज्मो में याद रखा था हमने चम्मच से, अगर तुमको थोड़ा सा भी याद है क्लास का, चम्मच से याद रखा था हमने। और क्लिस्ट हमने याद रखा था फिस्ट से। फिस्ट मतलब यस मैम। मुक्का। मुक्का। तो मुक्का कैसा होता है हमारा, क्लोज, यस मैम। Yes, ma'am. ओपन। तो चैज्मोगैमस फ्लावर है जो ओपन होते हैं, क्लिस्टोगैमस है जो हमेशा बंद रहते हैं। यस तो मैम। जनरली जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर है वो आपको कहाँ मिलेंगे, आपको रूट्स में मिलेंगे क्लिस्टोगैमस फ्लावर। तो ये हमेशा बंद रहते हैं, इनमें ऑटोगैमी होती है ना, लिख देते हैं हम इसमें ऑटोगैमी। चैज्मोगैमस फ्लावर खुलते हैं, तो इसमें क्या क्या हो सकती है, इसमें हो सकती है एक्चुअली तो इसमें ऑटोगैमी भी हो सकती है ना, रोक तो कोई सकता नहीं। तो इसमें मेनली होती है गेटनोगैमी एंड जीनोगैमी। इसमें ऑटोगैमी भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं हो सकती। अगर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो ऑटोगैमी होगी, पर वो मेंशन नहीं करते तो हम रहने देते हैं। ठीक है, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन के चांसेस है इसमें। फिर ऑटोगैमी होती क्यों है अगर उसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन है? ऑटोगैमी भाई इसलिए होती है क्योंकि अगर बाई चांस तूफान आ गया, कुछ ऐसा हो गया है, पॉलिनेशन हो ही नहीं पा रहा, तो ये प्लांट पॉलिनेट तो कर ही लेगा ना, ये पॉपुलेशन तो बचा ही लेगा, कुछ तो सर्वाइव कर जाएंगे। तो ऑटोगैमी आपको बचा देती है अनफेवरेबल कंडीशन में भी। इसके 3 एग्जांपल थे, कोविड से याद किया था हमने, आईडी कार्ड किया था, Yo-yo, ma'am. सी फॉर Commelina. नोट्स देख के बताओ, कोमिलिना। ओ फॉर
ऑक्सैलिक ऑक्सैलिस, ऑक्सैलिक एसिड नहीं है वो, बी फॉर वायोला। है ना। तो कॉबिज से हमने याद किया था आईडी को काट के सीओवी, राइट। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में दो एजेंट्स होते हैं, एक तो लिविंग बीइंग है बायोटिक, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी हनी भी आ जाती है, और एक होते हैं एबायोटिक जिसमें आपकी विंड आ जाती है। इसके अंदर दो ही एक्सेप्शन आते हैं, वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली, कि वो रहते तो पानी में है लेकिन उनमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होती है? विंड से। हाँ, है ना, विंड से और इंसेक्ट्स की मदद से होती है, राइट। वो एक एग्जांपल उसका आ जाता है, राइट। इसको एक बार पढ़ लेना। पॉलन ग्रेन के बारे में ये बताएंगे आपको कि अगर कोई पॉलन ग्रेन है जिसको विंड से पॉलिनेट करना है ना, विंड की मदद से उसने जाना है, तो वो पॉलन ग्रेन कैसा होगा, भारी या हल्का? मैम हल्का होगा हल्का। है ना, वो ड्राई होगा या वो थोड़ा चिपचिपा होगा? मैम चिपचिपा। चिपचिपा होगा तभी तो लैंड करेगा स्टिग्मा के ऊपर यस जाके। मैम। ये वाली बात ना, ये जो पॉलिनेशन का टॉपिक है, नोट्स से पढ़ना, नोट्स में बहुत अच्छे से बना था, है ना। बेटा नोट्स से पढ़ना, ये नोट्स में बहुत अच्छे से दे रखा है, एक्सेप्शंस क्या है, कुछ क्या है, तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी इस और चीज से पढ़ने की, और एनसीईआरटी पूरी कवर है बहुत अच्छे से, तो ये आप नोट से पढ़ना, विल हेल्प। कंपैरेटिव दे रखा है ना, तो तुमको इजी हो जाएगा, दोबारा से नोट्स थोड़ी बनाओगे, अब क्या टाइम है तुम्हारे पास नोट्स बनाने का। नीचे आता है पॉलिनेशन की पार्ट से। हाँ, ये टॉपिक है जो इग्नोर हो जाता है, ये वाले टॉपिक को इग्नोर नहीं करना। पर ये एक तो खुले, अगले जन्म में खुले। अरे बुक खोल के लगाइए, मैंने सीधे नहीं खुल रही। कल करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट, मैं यार प्रेजेंटेशन में लेके आऊंगी, ये तो मुझे बहुत समझ आता है। डायग्राम दिखा दो यार, मैं उससे बता देती हूँ। ये फर्टिलाइजेशन दिखा रहे हैं यहाँ पर इस वाले डायग्राम में। अच्छा डायग्राम है, कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन डायग्राम थोड़ा। पेज निकालो ये वाला जहाँ पर इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग लिखा है। हम निकाल लिए। तुमने तो निकाल लिए, एनसीईआरटी वाले कब निकालेंगे? अच्छा, अगर मैं तुमको यहाँ दिखाऊं तो हमने कितना पार्ट कर लिया, तुम कितने क्वेश्चंस कर सकते हो? तू भी मत दिखा भाई। इसमें भी नहीं दिख रहा ना? नो मैम, क्लियर है मैम, आ गया। देख, चेस्मोगेमस फ्लावर, ये वाला पार्ट हमने कर लिया। सेल्फ पॉलिनेशन से कैसे बचाना है, सेल्फ पॉलिनेशन से बचाने का तरीका अभी आप पढ़ोगे ना, पॉलिनेशन की टेक्निक्स, तो यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी भी इसी के अंदर आ जाता है। इसके अलावा बैगिंग और टेक्निक में भी बताती हूँ आपको। अगर मैं ये वाला देखूं तो हमने ये जो मैंने अभी करा 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्टेज, ये हो गया। एंजियोस्पर्म के ओव्यूल के पार्ट को लेबल करना भी हो चुका है, ऊपर वाला आपने क्वेश्चन कर लिया है। ये माइक्रोस्पोरो मेगास्पोरोजेनेसिस का डिफरेंस आप लिख सकते हो। तो जो एनसीईआरटी बैग क्वेश्चन है उसी को अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूं, व्हिच इज नोन एज बैगिंग टेक्निक, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन भी हमने कर लिया है। वाइट जाइगोट इज डोरमेंट फॉर सम टाइम, ये तुम सोच सकते हो, ये री करके आना और मैं लिखना, ये तुम सोचना, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा, आएगा नहीं ऐसे, मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, पर एक बार सोचना। अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो बस इसको देखते हैं। ये हुआ, हाँ देखो, एमैस्कुलेशन एंड बैगिंग क्या होता है? एमैस्कुलेशन मैस्कुलिन वर्ड है ना, है ना। तो क्या होता है, इफ अ फीमेल पेरेंट, आपको दिख रहा है, इफ अ फीमेल पेरेंट बेयर बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब उसमें मेल और मेल और फीमेल दोनों है ना, मेल और फीमेल दोनों पार्ट है। रिमूवल ऑफ एंथर, देखो मैस्कुलेशन है ना, तो इससे याद करना कि किसको रिमूव करना है, रिमूव एंथर। जैसे मैं चाहती हूँ कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो, मेरे पास डिलीशियस एप्पल की वैरायटी है, मैं नहीं चाहती यार इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाए और मेरे सेब के सारे खेत खराब होने लग जाए, तो मैं क्या करूंगी, मैंने वहां से सारा का सारा मेल वाला पार्ट निकाल कर फेंक दिया, अब ये सिर्फ फीमेल, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि इसके ऊपर और कोई एप्पल का पॉलन ग्रेन आके ना लगे, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, सारे मेल पार्ट को बाहर निकाल के फेंक दूंगी, सारे मेल पार्ट को बाहर निकाल के फेंकने को कहते हैं इमैस्कुलेशन। फिर इसके ऊपर हम क्या करते हैं, आपने देखा भी होगा, मतलब नारकंडा में तो ऐसे बहुत सारे लगे हैं, मुझे ये नहीं पता आप जहाँ रहते हो वहां ऐसा होता है या नहीं, कि इसके ऊपर पॉलिथीन चढ़ा देते हैं, इसके ऊपर पॉलिथीन चढ़ा के रखते हैं, फिर पॉलिथीन हटाते हैं, इसके ऊपर अपनी मर्जी का, जैसे डिलीशियस एप्पल की वैरायटी है तो उसी के पॉलन ग्रेन यहाँ डाले और उसके बाद फिर से उसको पॉलिथीन में रख दिया ताकि और कोई पॉलन ग्रेन इसके ऊपर गिर ना पाए। तो इस वाले प्रोसेस को हम कहते हैं बैगिंग, पॉलिथीन से रैप करके रखते हैं कि इसके ऊपर और कोई पॉलन ग्रेन ना निकले। देखा है आप लोगों ने कभी ऐसा? नो मैम। अगर कोई किसी के एप्पल ऑर्किड से, उन्होंने तो देखा होगा यार
किसी के एप्पल ऑर्किड्स नहीं है? रखा है, पर गए थे ना हम घूमने ट्रिप पे, तो वहाँ Good. देखा मैम, वहाँ पे सेब के बगीचे थे ना, तो वहाँ पे जो पेड़ थे ना, उनके ऊपर ना मैम वो पूरे ढके हुए थे, जितने भी थे वहाँ पे। हाँ एग्जैक्टली वो अगर आप नारकंडा साइड पे जैसे जाओगे ना, क्योंकि मैंने एक्चुअली वहीं सबसे ज्यादा देखे थे, तो वो ऐसा लगता है कि बर्फ पड़ी हुई है, क्योंकि व्हाइट कलर की एकदम कवर कर रखी थी पहाड़ियाँ। वहाँ बहुत ज्यादा खेती होती है। जहाँ मैं गई थी, मेरे फ्रेंड का घर जहाँ था, वो बहुत ज्यादा ऑर्किड्स थे, तो वहाँ पे हर जगह पे व्हाइट से कवरिंग कर रखी थी। तो उन्होंने पूरे खेतों को कवर कर रखा था ताकि वैरायटी मिक्स ना हो जाए। तो वहाँ पे फ्रूट की खेती होती है ना जनरली, वहां पे ये देखने को मिलेगा। तो मैस्कुलेशन एंड बैगिंग इज अ गुड टेक्निक। नीट पे भी क्वेश्चन बनता है इस पे, और ये पैरे में भूल जाता है, तो इसको प्लीज आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, या लिख लो डेफिनेशन आनी चाहिए एटलीस्ट। हम वो इसीलिए ढकते हैं कि किसी और प्लांट के पोलन ग्रेन आके इनके ऊपर ना लग जाए। हाँ बिल्कुल, उसको स्पेसिफिक वैरायटी चाहिए। मैंने कहा ना डिलीशियस एप्पल, वो वाले ज्यादा महंगे आते हैं मार्केट में। कोई और Yes. एप्पल आके फ्यूज करके हाइब्रिड बना देगा, तो बिल्कुल कवर करके रहता है कि नहीं हमारी वैरायटी ना खराब हो, क्योंकि नुकसान होता है ना फिर एप्पल का। तो Yes. यो मैं देखो, डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब है, किसकी बात कर रहा है ये? सेकेंडरी न्यूक्लियस। जब पोलर न्यूक्लियाई दूसरे मेल गैमेट से मेल फ्यूज होता गैमेट है। और सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट। सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट। जाइगोट इसके बाद बनेगा। जाइगोट कहाँ से आ गया अभी? उल्टा सीधा मत बोला करो यार, ऐसे थोड़ा गुस्सा आ जाता मुझे, है? इन दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? इस बात को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर करी थी सीड की जर्मिनेशन। तो अगर आपने सीड की जर्मिनेशन करी तो बेटा यहाँ पे स्टेप थी, ये भी नोट से पढ़ना, क्योंकि वहाँ डायग्राम ज्यादा अच्छा था। नोट से पढ़ना इसको। तो आपको देखने को इस डायग्राम में बहुत अच्छे से देखने को मिल रहा है कि देखो, एंड अब इसने क्या किया, ये मेरे को पता चिलाजा एंड कौन सा है, ए है या बी है? मैम ए मैम बी कैसे बी बचा चला चला कैसे बचा दोगे चिलाजा? मैम क्योंकि उसके नीचे एंटीपोडल सेल बने हैं। लैंड की तरफ होते हैं। एंटीपोडल सेल्स होते हैं ना, अगर एंटीपोडल सेल यहाँ डिजेनरेट हो गए तो यहाँ होगा ना चिलाजा एंड। यस मैम। यस मैम तुक्के नहीं मानने हैं, अंडरस्टैंड करना है। इसलिए फिर कहते हैं बायो रटनी होती है, रटनी थोड़ी अंडरस्टैंड करनी रही। ये चिलाजा एंड है, तो ये मेरा माइक्रोपाइलर है, लिखो वहां पे। अब इसने नीचे आके फिर चेंज कर दिया ना, ऊपर कुछ और बनाया था, नीचे कुछ और बनाया, ये ऐसे करते रहते हैं। ये माइक्रोपाइलर है। अब जरा यहाँ देखो, फिर जाइगोट का नीचे खिसका दिया इन्होंने, ये घुमाते रहेंगे। जाइगोट टूटेगा। अब दो पार्ट में होता है, एक सस्पेंसर होता है, एक ऊपर का पार्ट है। सबसे पहला स्ट्रक्चर कौन सा आता है? ग्लोबुलर। आपसे ऑर्डर पूछ सकते हैं बेटा, डायग्राम में दे रखा है, पूछ सकता है बोर्ड वाले भी आपसे। पहले ग्लोबुलर शेप आती है गब्बू जी, फिर हार्ट की शेप आ जाती है, उसके बाद आपको एक मैच्योर सीड आपको आपके पास अच्छे से मिल जाता है, ठीक है? ये डाइकॉट की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दो कॉटिलिडन्स मिल रही है, एक कॉटिलिडन है, ये दूसरा कॉटिलिडन है, राइट? यो अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। एंडोस्पर्म, बेटा डेफिनेशन आ सकती है सीधा सीधा। एंडोस्पर्म आपका अंदर वाला खाने का रीजन होता है। एंडोस्पर्म किसकी डेवलपमेंट से होता है? सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट से। उससे पैन बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। इसमें आगे डिवीजन होती है, माइटोसिस। तो बहुत सारी माइटोसिस करके क्या बनाता है? एंडोस्पर्म। लिख ले भाई। किसी में एंडोस्पर्म रह जाता है सीड में, किसी में एंडोस्पर्म नहीं रहता है। जिनमें एंडोस्पर्म रहता है उसको हम एंडोस्पर्मिक कह देते हैं, और जिनमें नहीं रहता नॉन एंडोस्पर्मिक कह देते हैं। तो जिनमें रहता है उसका एक एग्जांपल बता सकते हो, अपने घर में खाते हो? सर्दियों में तो स्पेशली चायों में डालते हैं। साल्ट ब्लैक सॉल्ट, काली मिर्च ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर को ऐसे कूटना, उसके अंदर व्हाइट कलर का दिखेगा, दैट इज एंडोस्पर्म, बचा हुआ एंडोस्पर्म। अब इधर आप देखिए, डायग्राम थोड़ा सा ट्रिकी है। टिपिकल एम्ब्रियो ऑफ अ ग्रास इज अ मोनोकॉट और अ डाइकॉट? मोनोकॉट है, ठीक है? तो यहाँ पर लेबलिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है। मुझे ये बता दो, जहां पर रेडिकल और रूट कैप है, रूट कहाँ से निकलेगी? रेडिकल से यहाँ से रूट निकलेगी, तो रूट के ऊपर ऑर्डर याद रख लेना, लेबलिंग में ना ये गलत हो जाएगा। देख, सबसे पहले जिस सेल ने रूट बनाना है उसको रेडिकल कह रहे हैं, रेडिकल से रूट निकलती है, ठीक है? आर से रेडिकल, यहाँ से रूट निकलेगी।
तो जहां से रूट निकलेगी वहां मेरिस्टेमेटिक सेल है, उसके ऊपर टोपी लगी होती है, ये सेल डिवाइड नहीं करेंगे, ये टोपी को अपन बोलते हैं रूट कैप। मोनोकोटिलिडन्स के अंदर इसके ऊपर भी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसमें अंदर आर वर्ड आता है, राइजा। दिस इज अ कोलियोराइजा। कोलियोराइजा बिल्कुल बाहर होगा, ठीक है। ऊपर आते हैं जिससे हमारी शूट बनती है, दैट इज नोन एज प्लीम्यूल। प्लीम्यूल। प्लीम्यूल, है ना। प्लीम्यूल इन्होंने बनाया नहीं, तो दिस इज अ प्लीम्यूल। प्लीम्यूल के ऊपर डाइकॉट में तो कोई कवरिंग नहीं होती, मैंगो के ट्री में कोई कवरिंग नहीं होती, लेकिन मोनोकोट में होती है। इस कवरिंग को हम बुलाते हैं कोलियोप्टाइल। यहाँ पे बनाया नहीं है यार, चल यार और कहीं ये बना है प्लीम्यूल, इसमें बना है प्लीम्यूल, लेकिन इसमें दो कौन, चलो इसमें इन्होंने लेबल नहीं करा, हम ऐसे कर ले, यहाँ पे खुद से लेबल कर लेते हैं। तो दिस इज अ प्लीम्यूल। प्लीम्यूल के ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर होगा? कोलियोप्टाइल। कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल। मुझे कैसे याद रहेगा पटाइल कहाँ लिखना है, राइजा कहाँ लिखना है? आर से रूट, आर से मैम प्लीम्यूल से थी। आर, आर बस आर देख लियो तो दूसरे वाला पटाइल ही होगा, है ना। यो मैम। अगर मैं ये वाला देखूं तो इसमें मुझे दो कोटिलिडन दिख रहे हैं, तो दिस मस्ट बी डाइकॉट। 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 तो ए डायग्राम डाइकॉट है, बी डायग्राम मोनोकॉट का है। अगर डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में डिफरेंस आ गया, क्वेश्चन आ गया आपके पास 3 नंबर का, बेटा तब तो बनाना पड़ेगा। इतना सारा याद नहीं रहेगा, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट ना, तो तुम कैसे याद रखोगे इसको? बहुत डिफिकल्ट स्ट्रक्चर मत बनाना। देखो ऊपर वाला बन जाएगा, ऊपर वाले में तो कुछ नहीं है, अगर प्रैक्टिस करते हुए देखोगे तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यस मैम। प्रैक्टिस करोगे तो ये बन जाएगा। इट्स लाइक वो तुम करते हो ना केमिस्ट्री में, कॉन्सेप्ट होता है फॉक वाला, वाइब्रेशन जो होती है इसकी, इस फॉक को टेढ़ा कर दिया तुमने, नीचे की तरफ बेंड कर दिया, मुझे वो कॉन्सेप्ट नहीं आता रखा है। इस वाले में थोड़ी दिक्कत होती है, तो अंदर ना पेंटिंग मत करना, सब कुछ लेबल मत करना। जब अगर मोनोकोट और डाइकॉट का डायग्राम आ गया तो कुछ मत करना, ऐसा बनना जैसे तुमने ये ट्रायंगल बनाया टिका हुआ जिसके से हाथ में पल्लू जो निकला हुआ है, ठीक है। और कुछ भी लेबल नहीं करना, बस ये वाला पार्ट लेबल कर देना, इसमें नंबर मिल जाएंगे। और इसका जो कॉटिलिडन होता है उसी को हम स्कूटेलम बोलते हैं बेटा, कॉटिलिडन है ये लिख लो यार सारे। स्कूटेलम दिखा देना और एक आप ये राइजा वाइजा वाला पार्ट दिखा देना, मोर देन एनफ। ओके, यो आते हम सूतू से दीजिए। देखो जिसके पास एंडोस्पर्म रह गए वो एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस, इसके बाद नहीं ना, नॉन एल्ब्यूमिनस, राइट। इसके एग्जांपल्स आपसे पूछ सकते हैं। अब हम एक बार नीचे आते हैं, फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट पे आपका एमसीक्यू बन सकता है, इससे ज्यादा वैसे पूछते नहीं है। तो फ्रूट किससे बनता है एक्चुअली? ओवरी। ओव्यूल अंदर होता है, ओवरी बाहर होते हैं। तो ओवरी क्या बनाती है मैच्योर होके? फ्रूट। ओव्यूल क्या बनाते हैं मैच्योर होके? सीड। है ना, ठीक है। तो ये ऐसे बनता है। अब जो हमारा फ्रूट है उसने हमारा बनना है ओवरी से। अगर ओवरी के अलावा और कोई पार्ट भी वो इंक्लूड कर ले, जैसे प्लांट के नीचे थैलेमस होता है, उसी के ऊपर पूरा फ्लावर लगा होता है, तो अगर वो थैलेमस का पार्ट इंक्लूड कर ले, जैसे ऐसे होता है कि सीड होता है ना, वो अंदर ना धस जाता है थैलेमस के, और फिर थैलेमस के पार्ट को भी इंक्लूड करके वो फ्रूट बनाता है। ऐसे फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट कह देते हैं। बस इतना सा होता है। तो फॉल्स फ्रूट में आपको 2 एग्जांपल अच्छे से याद करने हैं, दैट इज एप्पल एंड एप्पल। स्ट्रॉबेरी। थैलेमस पार्ट इंक्लूड है। देखो दिस इज अ थैलेमस, प्लांट का थैलेमस, वो जो नीचे हरे हरे रंग का होता है ना, वो हमारे एप्पल के अंदर होता है, उसको मजे से खाता हूँ, है ना। यस मैम। वैसे तो यहाँ पर भी डाइकॉट मोनोकोट का डायग्राम दिया, आपको इतने सारे याद नहीं होंगे, तो एक याद कर लेना, मोर देन इनफ है, इतना नहीं आपको जरूरत है करने की। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट किसको कहते हैं? ये टर्म को अंडरलाइन करो। फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के मतलब एग पड़ा था अंदर, वो पूरा एम्ब्रियो से एग बनाओ, ठीक है। उसमें इस तरफ एग बना दूं मैं, इस एग ने कायदे से तो मेल गेमेट से फ्यूज करना था ना, लेकिन मेल गेमेट आया ही नहीं, तो इस एग ने अपने अंदर ही माइटोसिस कर ली, ठीक है, और इसने अपना नंबर बहुत सारे इंक्रीज कर लिया। तो दिस काइंड ऑफ फ्रूट इज नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसके रीजन आप एक बार नोट्स में चेक करना, वहां डिटेल में बताया था, एनसीईआरटी में इतना है नहीं। दिस इज, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है बनाना। सीड देखा बनाना में? बनता भी नहीं है। जो एक्चुअल बनाना है ना, वाइल्ड बनाना, उनमें सीड होता है। हम जो लेके आए हैं वो बहुत सारे हाइब्रिड्स है, तो हाइब्रिड्स में सीड नहीं होता, एक्चुअल बनाना में सीड था,
नो डाउट। एपोमिक्सिस का है, ये रहा यस मैम। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। इतना तो मैं बता नहीं पाऊंगी, लेकिन इन सबकी डेफिनेशन आप पे बहुत अच्छे से लिखी है। एक बार इनको पढ़ के, अब तुम्हारा क्वेश्चन है ना इस पे, एक बार इसको करके आना, मुझे भेजना, देन आई विल एक्सप्लेन। अगर हम एक बार इसको देखें कि क्या हमने एक्चुअल में चैप्टर में कुछ समझा, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी अभी तुम पॉलिनेशन के टाइम पे देखोगे। बैगिंग टेक्निक देखी, ट्रिपल फ्यूजन देखा, ये तुमने देखना है। ये वाला पार्ट हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल, कॉलियोपेटाइल एंड कोलियोराइजा, इंटेगुमेंट टेस्ट। अच्छा, इंटेगुमेंट क्या होता है, किसकी कवरिंग को कहते हैं? एम्ब्रियो सैक के बाहर जो कवरिंग होती है। मैम ओव्यूल्स जो पूरे एम्ब्रियो सेक की कवरिंग थी, दैट वाज इंटेगुमेंट। यो मैम। और टेस्टा किसी कवरिंग होती है? मैम सीड सीड की कवरिंग। की कवरिंग को कहते हैं, ठीक है। हाइपोकोटाइल क्या होता है? हाइपो मतलब ऊपर या नीचे? मैम नीचे भी एपिग्लोटिस, ग्लोटिस के ऊपर लगा है, नीचे? मैम ऊपर। ऊपर। तो यहाँ लिखूंगी मैं एपिकोटाइल। एपिकोटाइल वो रीजन होता है सीड का, ये ना इससे पूरा का पूरा प्लांट बना है, एम्ब्रियोनिक एक्सिस कहते हैं। तो ये एपिकोटाइल हो गया, ये हाइपोकोटाइल हो गया। यो। फिर इसके नीचे आता है आपका रेडिकल, और उसके ऊपर आएगा आपका प्लीम्यूल। ये रीजन्स के नाम है, समझ आई। और इसी के नीचे फिर आ जाएगा रूट कैप। ये रीजन्स है ये। पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प यू विल लर्न व्हेन यू डू द क्वेश्चन। एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट, उसकी डेफिनेशन आप देख लोगे। मैस्कुलेशन, मेल पार्ट को हटाना। पार्थिनोगार्मी, ग्रोथ हार्मोन से, ये यू विल अंडरस्टैंड जब वो पढ़ोगे तो तुमको आ जाएगा उसी के अंदर। टेपिटम का फॉर्मेशन, पोलन ग्रेन में क्या काम करता है टेपिटम? मैम नरिशमेंट प्रोवाइड देता है, हाँ। एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी अभी आप ऊपर वाले पार्ट में कर लोगे तो उसमें कवर होगा, ठीक है। यो मैम। तो अब है, आज पढ़ के सोना, कल वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके अलावा तुम्हें जिस भी टॉपिक में डाउट है जस्ट लेट मी नो। पहले हम कल वो टॉपिक करेंगे, देन वी मूव टू द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ओके। यो मैम। आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हुआ होगा, रिकॉल हुआ होगा हमने क्या पढ़ा था क्लास में, बोल पाया?